किसका सेगमेंट होता है जीन? डीएनए का। किसका होता है? डीएनए का होता है। कल आपको बताए थे ना कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास क्या होता है? डीएनए होता है। अब ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, धागे नुमा होता है, लगभग 2 मीटर की इसकी लेंथ होती है, ये बताते ना कल, ठीक। और ये जो डीएनए बना हुआ है, एक्चुअली में जो बना हुआ है सेगमेंट ऑफ जीन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन वो जो जीन मीन्स की जो डीएनए का एक्चुअली जो कॉम्पोजिशन है वो कुछ दूसरा है। फॉर एग्जांपल कि उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है नाइट्रोजनस बेस, ठीक, फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर, ये 3 चीजें मिलकर बनाती हैं डीएनए को, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है जो डीएनए को बनाता है, ठीक। लेकिन एक्चुअली में डीएनए जो वर्क है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में वर्क करता है कि जो कैरेक्टर उसके पास है उस कैरेक्टर को वो अपने से मीन्स की आने वाली पीढ़ी में क्या कर रहा है? ट्रांसमिट करने का काम करता है, ठीक। लेकिन ट्रांसमिट कौन करता है? डीएनए का सेगमेंट, और वो जो डीएनए का सेगमेंट होता है उसी को हम कहते हैं जीन, ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और ये जो जीन होता है नियर अबाउट ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना पाया जाता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर 25,000 जीन्स नियर अबाउट होते हैं। कितने होते हैं? 25,000 के आसपास ये जीन उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि जितना भी कैरेक्टर है, चाहे वो जेनेटिक कैरेक्टर हो या फिर कैरेक्टर भी 2 तरह का होता है, ध्यान देना, ठीक। ये टर्मिनोलॉजी होती है, और इस टर्मिनोलॉजी में आता ये है कि जो कैरेक्टर होता है वो दो के फॉर्म में मीन्स कि एक जेनेटिक होता है और एक होता है फिनोटिपिक, एक जीनोटिपिक और एक फिनोटिपिक होता है, ठीक है। अब ये सोचिए आप, एक जीनोटिपिक होता है और एक फिनोटिपिक होता है, लेकिन दोनों के कैरेक्टर को कैरी करता है जीन ही, ये क्लियर, दोनों के कैरेक्टर को कैरी करता है जीन ही। लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर जो अपीयरेंस शो करता है, एक ऐसा कैरेक्टर जो अपीयरेंस शो करता है और एक ऐसा कैरेक्टर जो अपीयरेंस तो शो नहीं करता है बट वो जेनेटिकली आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो जेनेटिकली आपकी बॉडी में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक। अब इससे बॉडी कलर, ठीक है, बॉडी कलर जो होता है ये ऐसा फिजिकल अपीयरेंस है जो ऑलरेडी फिनोटिपिक कंडीशन में शो किया जाता है। और क्या होता है? जैसे बॉडी कलर हो गया, सीड कलर हो गया, पॉड कलर हो गया, ठीक है, ड्वार्फनेस हो गए, टॉलनेस हो गया, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल अपीयरेंस है। और वो जो कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर शो करता है कि हाँ ये पर्टिकुलर फिजिकल अपीयरेंस में शो कर रहा है, और ये जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से रिलेट करेगा, जिस भी प्रोजेनी से रिलेट करेगा उसी तरह वो सेम कैरेक्टर भी शो करेगा। ये तो जीनोटिपिक इट मीन्स कि जो अपीयरेंस में नहीं आता है लेकिन वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन दूसरा जो फिजिकल अपीयरेंस में तो आता है, जो बाहर से ही दिखता है, वो होता है आपका फिनोटिपिक, ठीक। ये तो जो जीन बॉडी में प्रेजेंट है वो जीन क्या करते हैं? कैरेक्टर को कैरी करते हैं। और ये कैरेक्टर जो कैरी करता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? मीन्स की जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कहाँ पे? हम पूछ क्या रहे, तुम लोग बोल क्या रहे हो? मैं पूछा कि जीन, पहले मैंने पूछा ना कि जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक। इसका मतलब उसके रैपिंग से बना हुआ डीएनए रैपिंग करके बनाया है क्रोमैटिन, ठीक है। और 2 सिस्टर क्रोमैटिन्स बनाते हैं क्रोमोसोम, ठीक, बनाते कि नहीं बनाते हैं? ये बनाते हैं। अब वो क्रोमोसोम 2 तरह का हुआ, एक तो होमोजाइगस और दूसरा हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एलील्स, आइडेंटिकल होंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एलील्स जो आइडेंटिकल होंगे वो होते हैं होमोजाइगस, जो कल बताए थे हम आपको, क्या? X एंड X, ठीक।
इनका शेप एंड साइज एक बराबर सेम होगा, जिसकी वजह से इनको हम होमोजाइगस कहते हैं। ठीक, क्लियर। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, एक्स एंड वाई। अब इसमें दोनों जो एलील्स है वो अल्टरनेट है, सेम नहीं है, ठीक है, अलग अलग है। और इस तरीके के अरेंजमेंट को हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। ये कहलाता है, ठीक, ये कहलाता है। अब आप जो सारी चीजें इस बिहार पे देख रहे हैं, आपका एक टर्मिनोलॉजी यहां क्लियर हुआ, दूसरा यहां। अब समझना कैसे, होमो मतलब होता है समान, ठीक, और हेटेरो मतलब होता है असमान, ठीक, ये होता है। क्लियर। जब इतनी सारी चीजें एक साथ हो सकती हैं तो और चीजें क्या हो सकती है कि नहीं, ठीक। अब हम आपसे पूछें क्या कि जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने आपसे पूछा है, हाँ, दैहिक कोशिका। अच्छा, और दूसरी कोशिका कौन सी है, नहीं, मेरा क्वेश्चन समझे कि नहीं, नहीं समझे, अभी तक समझे नहीं। मैं जब इतनी सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको, तो आपको ये समझना चाहिए कि जब ये क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, इसका मतलब या तो यहां रिलेट करेगा या तो यहां रिलेट करेगा, ठीक। प्रेजेंस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस, लोकेशन, ठीक है। अब जो भी जीन चाहे यहां प्रेजेंट या यहां, इस जगहों पे प्रेजेंट होने वाले प्लेस को हम लोकस के फॉर्म में जानते हैं, उसी जगह पे वो जीन प्रेजेंट होता है। अब जो भी हो, दोनों सेम ही है, क्यों, लोकाई बोलते हैं। लोकस सिंगुलर फॉर्म है और लोकाई उसका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो ऐसा तो मैंने आपको कितना बताया, स्टेबिलिटी इतना जीन है, तो जो क्रोमोसोम होगा उसी को तो प्रेजेंट होगी ना। अब वो इतने माइन्यूट हैं कि आपको देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास अपना क्या है, कैरेक्टर है। अब वो कैरेक्टर दो टाइप का है, एक जीनोटाइपिक का, दूसरा फेनोटाइपिक, वो रखता है, ठीक। अब ये जो चीजें इस जगह पे प्रेजेंट होती हैं, इसी के प्लेस को हम क्या कहते हैं, जहां पे ये प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं, ठीक, क्लियर। और एक और टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज की जाती है, जैसे ये सेम तो नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसको हम हेमीजाइगस के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, हेमीजाइगस, हेमीजाइगस के नाम से भी हम जानते हैं इसको, ठीक। क्यों हेमी, इसका मतलब कि जो एलील होगा उसका कोई भी आइडेंटिकल एलील एक साथ प्रेजेंट नहीं होगा, इसका मतलब यही है, ठीक। देखिए फॉर एग्जांपल इसमें एक्स है, एक्स का यहाँ दूसरा वाला नहीं है, वाई है उसका दूसरा नहीं है, ठीक है। तो उसका अल्टरनेट फॉर्म एक साथ प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, वो अलग अलग होगा, मतलब हाफ एंड हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ठीक। तो हाफ एंड हाफ एंड प्रेजेंट होने की वजह से ही इसको हेमी, हेमी मतलब होता है हाफ, हेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर, जो क्रोमोसोम पर कितना है, हाफ एन नंबर में है, जिसकी वजह से इसको हम हेमीजाइगस नाम से भी जानते हैं। खासकर इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये रिप्रेजेंट करेगा, उन सभी में ये रिप्रेजेंटेशन करने की काम चीजों को शो करता है, ठीक। और इसका एग्जाम्पल कौन हो सकता है, अरे इसका एग्जाम्पल हेमीजाइगस का एग्जाम्पल, नाम नाम मैन, ठीक, हेमीजाइगस, ठीक है, हाँ। अब वो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है, लेकिन बर्ड्स में जब आप कह रहे हैं कि जेडब्ल्यू ना, इसको आप कहते हैं, ये क्या होगा, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। सच है, जैसे ह्यूमन बॉडी में फीमेल में ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, होमोजाइगस, ऐसे जस्ट बर्ड में फीमेल को रिप्रेजेंट करता है हेटेरोजाइगस,
ठीक, ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इस तरह की चीजों के बारे में ये बताया जाता है। ठीक, तो आपका फिनोटाइपिक क्लियर हुआ, आपका जीनोटाइपिक क्लियर हुआ, लोकस क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं जो और सारी चीजों की बात हो रही थी। जैसे हम आपसे उस दिन पूछे थे कि जो 7 कैरेक्टर कौन है जो मेंडल के लिए रिस्पॉन्सिबल था, हाँ इसी को हमको चुनना है इस जेनेटिक के एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, वो ऐसे 7 कैरेक्टर कौन थे जिसको क्या मेंडल ने क्या किया, सेलेक्ट किया कि यही 7 कैरेक्टर होंगे शॉर्ट पीरियड के दौरान कि हम इतने समय में ही इसके रिजल्ट को गेन कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि किस तरह के पौधे को लिया, गार्डन पी। गार्डन पी का मतलब वही है मटर ही। ठीक है, इसको आप आसानी से कहीं पे भी प्लांट कर सकते हैं, एक छोटे से गमले में भी प्लांट कर सकते हैं, इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। ठीक, तो उन्होंने अपने उस पर्टिकुलर जिस चर्च में वो पादरी का काम करते थे उसका जो गार्डन था उसमें इसको उन्होंने ग्रो करा लिया। अब बिहाव क्या था उनका, जो 7 कैरेक्टर उस दिन आप लोग हमको बताए वही 7 कैरेक्टर था। और वो 7 कैरेक्टर क्या था, ठीक, एक तो सीड कलर, ठीक, पॉड कलर, ठीक, सीड शेप, ठीक, पॉड शेप, 4 हो गया। ठीक है, टॉल, फ्लावर कलर, तो हाँ फ्लावर कलर हो गया 5। ठीक है, और स्टेम लेंथ, तो लेंथ में आ गया। और तीसरा 7वां हो गया फ्लावर पोजीशन। ठीक है, फ्लावर पोजीशन का मतलब होता है उसका एक्सियल पोजीशन। ठीक है, उसका जो एक्सियल पोजीशन वो कैसा था। ठीक, तो ये 7 कैरेक्टर थे जो मेंडल ने इसको इसके बिहाफ पर उसको सेलेक्ट किया और इसी पर उन्होंने अपना क्या किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। ठीक, अब इसी बिहाफ पे जब एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए तो उन्होंने 3 तरह के लॉ को बनाया। कितने तरह के, 3 तरह के लॉ को बनाया। ठीक है, पहला कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 तरह का क्या किया, ये नियम बनाए। ठीक है, लेकिन इन नियम को बनाने का बेस क्या था, कैरेक्टर। क्या था, कैरेक्टर था। कैसे, अब आपको बताते हैं। जैसे आपने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, डोमिनेंस। ठीक, और दूसरा था रिसेसिव। ये 2 तरह के टर्मिनोलॉजी को उन्होंने यूज किया और इसी दोनों के बेस पे उन्होंने पहला लॉ बनाया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। कैसे, लॉ ऑफ डोमिनेंस को आप डिफाइन कर सकते हो कि इसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहेंगे। ठीक, ये बेस है कैरेक्टर पे, और वो कैरेक्टर क्या है, टॉलनेस का, ड्वार्फनेस का। इसका है टॉलनेस का और ड्वार्फनेस का है। ठीक, और ये कैसे, इसका मतलब जानते हैं, एक एक कैरेक्टर को उन्होंने लिया और उसके बीच में क्रॉस करा। एक एक कैरेक्टर, और एक एक कैरेक्टर को क्रॉस कराने की विधि को हम कहते हैं, जानते क्या, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब एक, मैंने इसी में पहले बताया, मोनो मतलब एक। तो एक एक कैरेक्टर को लेकर उन्होंने क्रॉस कराया और उसके बिहाफ पे देखा F1 जनरेशन जब आई, जब F1 जनरेशन आया तो F1 जनरेशन में उनको टॉलनेस का प्रभाव ज्यादा दिखा। ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव नहीं दिखेगा, ठीक दिखेगा, लेकिन F1 जनरेशन में प्रभाव दिखा डोमिनेंस का। किसका, टॉलनेस का। और टॉलनेस की टॉलनेस का दिखने के कारण ही उन्होंने कहा कि जो F1 जनरेशन में पीढ़ी आएगी, पहली पीढ़ी होगी, वो क्या होगी, वो लंबी होगी। ठीक, इसका मतलब जो टॉल पौधा था उसका कैरेक्टर क्या था, लंबा होने का,
और वही लादा क्या किया, अपने प्रभाव को क्या किया, दिखाया। एक तरीके से अपने प्रभाव को दिखाया और दूसरे के प्रभाव को दबाया। या आप कह सकते हैं कि अपने प्रभाव को न दिखाते हुए दूसरे के प्रभाव को दबा दिया। जो दूसरे को दबाएगा अपने आप अपना शो करेगा। ठीक, तो उसी बिहार पर उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस का पहला जो इन्होंने क्रॉस कराया, उसी की बिहार पर उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस को डिफाइन किया। ठीक, क्लियर। और रेशियो जो बना F1 जनरेशन में वो एक ही टॉलरेंस का। ठीक, लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने कराया इसको तो उसको क्या किए, मतलब दूसरी बार क्या हुआ कि दो तरह के क्या थे। अब जैसे उनका जो प्रोसेस कराने का मेथड था, उस मेथड में उन्होंने टॉलरेंस वाले को ही कराया जो F1 जनरेशन में आया था, उसी की 2 पीढ़ियों के साथ उसने कराया, वो कराए। तो जब सेकेंड जनरेशन की बात आई तो सेकेंड जनरेशन में आपको एक लंबाई के बेस पे हम देखेंगे तो 3 जनरेशन मिली, सॉरी 3 प्रोजनी आए। ठीक, लेकिन उसमें से एक आया प्योर, रिसेसिव का आया प्योर, मतलब एक प्योर डॉल्फ होगा और 3 जो होंगे वो क्या होंगे, टॉल होंगे। लेकिन अभी हम प्योरिटी की बात करेंगे, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स की बात करेंगे, तो उसमें एक था टॉलनेस, एक जो टॉल था वो प्योर टॉल था और 2 थे संक्रमित ना हाइब्रिड टॉल थे, और एक जो उसमें था वो रिसेसिव डॉल्फ था। ठीक, तो जो जितनी चीजें मैंने आपको बताया ये आप चाहे तो इसकी स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन करके कल आप लेके आ सकते हैं इन 2-3 मीन्स की मोनो हाइब्रिड क्रॉस को लेकर करेंगे, ये आप कल लेकर आएंगे। ठीक, तो कल हम यही चीज इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, ये आप कल लेकर आएंगे। ठीक है, तो कल जब आप लेकर आएंगे इसको तो हम इसको आपको चीज़ों को बताएंगे और इससे आगे की प्रक्रिया को भी हम कल बताएंगे, फिर टाइम ज़्यादा हो रहा है। ठीक, क्लियर। क्या मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आपको क्रॉसिंग करा के लाना है, ये सिंपल सी बात आप समझिए, ये करा के आपको लाना है और सबकी कॉपी में होनी चाहिए। आई विल चेक टुमारो।